हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमीन्स चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स किया था। आज हम स्टडी करेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। हमें पता है जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्योंकि अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ना। अगर मैं प्राइमरी अमीन लिख रही हूँ RNH2, चाहे सेकेंडरी अमीन लिख रही हूँ R2NH, चाहे टर्शरी अमीन लिख रही हूँ, इन सब में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो जो अमीन्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब डोनेट किसको करेंगे? H पॉजिटिव को, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो अमीन्स हैं वो बेस का काम करते हैं। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस करेंगे जो ये बताती है जो अमीन्स है वो बेसिक नेचर की है। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करते जाना, काफी कुछ समझने वाला है इस टॉपिक में। तो बेसिक नेचर ऑफ अमीन समझने के लिए सबसे पहले अमीन की रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ। वाटर और अमीन में से अमीन स्ट्रॉन्गर बेस है। जब रिएक्शन होती है, अगर प्राइमरी अमीन ले रही हूँ RNH2, जब इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, जो अमीन है वो बेस का काम करता है। अमीन क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट। अब ये जो H2O है, इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दो पार्ट है। अमीन के नाइट्रोजन ने क्या करा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, RNH3 पॉजिटिव बन गया, साथ में OH नेगेटिव बन गया। क्योंकि OH नेगेटिव आयन बन रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि जो अमीन है वो बेसिक नेचर का है। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकती हूँ। कैसे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यूमरेटर में आते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट है RNH2 और दूसरा रिएक्टेंट वाटर। अब ये जो वाटर है डिवाइड में पड़े, इसको उठाकर इधर K के साथ मल्टीप्लाई में ले आओ। K इंटू H2O इज इक्वल टू, राइट साइड पर क्या बचा? RNH3, जिस पर N पर पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव अपॉन RNH2। K भी कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज न्यू कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को लिखेंगे Kb इज इक्वल टू RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RNH2। तो इस तरीके से मुझे एक्सप्रेशन मिल गया Kb के लिए। अब ये Kb की फुल फॉर्म क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। K तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया सिंपल, क्योंकि ये बेस की स्ट्रेंथ बता रहा है। तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना उसका Kb उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां से एक टर्म और आती है pKb। pKb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb इज pKb। तो ये याद रखना, मोर इज Kb, जितना Kb ज्यादा होगा स्ट्रोंगर इज बेस, बेस उतना स्ट्रोंग होगा। अगर Kb ज्यादा pKb कम, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है ना, माइनस लॉग ऑफ Kb। मोर इज Kb, लेस इज pKb, जो pKb है वो कम होगा। ये फर्स्ट रिएक्शन थी, रिएक्शन विद वाटर, जिसने ये दिखाया कि जो अमीन्स हैं वो बेसिक नेचर के हैं। सेकेंड रिएक्शन जो बताती है बेसिक नेचर ऑफ अमीन इज रिएक्शन विद एसिड्स। जो अमीन्स होते हैं, क्योंकि वो बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट तो करेंगे ही। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सोल्यूबल सोल्ट्स बनाते हैं, यही होती है रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से होती है। कोई भी मिनरल एसिड ले सकते हो, जैसे मैंने RNH2 अमीन लिया, प्राइमरी अमीन, इसकी मैं रिएक्शन कर रही हूँ HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्शन की, RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। मतलब H पॉजिटिव तो N के साथ जुड़ गया, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बढ़ गया, RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से एल्काइल अमोनियम क्लोराइड बन गया। इसका नेम होगा, जो सोल्ट बन रहा है उसका नेम होगा अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। ऐसे अगर R2NH मैंने सेकेंडरी अमीन लिया, अगर इसकी रिएक्शन मैं कर रही हूँ HNO3 के साथ, तब क्या बनेगा? R2NH2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। नेम क्या होगा? डाई एल्काइल, क्योंकि R2 है ना, दो एल्काइल ग्रुप है, R2 मतलब डाई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट। ऐसे अब एक एग्जांपल टर्शरी अमीन का ले लेती हूँ R3N। अगर मैं टर्शरी अमीन की सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रही हूँ, इस केस में क्या बनेगा? हमें पता है SO4 2 नेगेटिव होता है ना, ये 2 नेगेटिव है, ये जो चार्ज है जब वो क्रिस क्रॉस होगा तो यहाँ पर जाकर डबल होगा। तो क्या बनेगा? R3NH पॉजिटिव ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव। नेम क्या होगा? ट्राई अल्काइल अमोनियम सल्फेट। तीन एल्काइल ग्रुप है, ट्राई एल्काइल अमोनियम सल्फेट। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो।
किसी भी एक एसिड के साथ रिएक्शन करवा लो, सभी की रिएक्शन एक जैसी होगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ CH3CH2NH2 प्लस HCl। CH3CH2NH2 की HCl के साथ रिएक्शन करी, CH3CH2NH3 पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन बढ़ गया, Cl नेगेटिव। तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? कौन सा एल्काइल लगा हुआ है? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन मतलब इथाइल, इथाइल अमोनियम, बाहर क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन बता रही है कि जो अमीन है वो बेस का काम करते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ वेरियस अमीन्स, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है, इनका कंपैरिजन। सबसे पहला क्वेश्चन, एलिफेटिक अमीन है आपके पास और अमोनिया है, दोनों में से स्ट्रोंगर बेस कौन है? जो एलिफेटिक अमीन होते हैं ना, ये स्ट्रोंगर बेस होते हैं देन अमोनिया। कैसे? अमोनिया का फॉर्मूला NH3, इलेक्ट्रॉन पेयर है। एलिफेटिक अमीन अगर प्राइमरी है RNH2, यही होता है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप ने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतने अच्छे से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा या इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये स्ट्रोंगर बेस होगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। एक प्राइमरी अमीन ले लो RNH2, ऐसे लिखेंगे। सेकेंडरी अमीन R2NH, N के ऊपर 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, एक H लगा हुआ है। टर्शरी R3N, तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्शरी अमीन। किसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप है? प्राइमरी में एक एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पर दो दो एल्काइल ग्रुप मिलकर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, वो तीनों मिलकर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शरी में हुई, टर्शरी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये स्ट्रोंगर बेस का काम करेगा। बात हो रही है गैसियस फेस की, ये वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हमारे पास गैसियस फेस में अमीन्स प्रेजेंट है तो ऑर्डर होता है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और अमोनिया में तो कोई आर ग्रुप है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सके, तो सबसे वीक बेस NH3 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, गैसियस फेस की बात हो रही है। यहां पर आता है एक ट्विस्ट। अगर मेरे पास सोल्यूशन एक्वस फेज में है तो एक फैक्टर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है, तीन फैक्टर है जो मिलकर बेसिसिटी को डिटरमाइन करेंगे। 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो अभी हम स्टडी करके हटे हैं। एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। बट क्योंकि जो अमीन है वो पानी में प्रेजेंट है एक्वस फेज में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वाटर के साथ। अब एल्काइल ग्रुप छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। अगर बड़ा ग्रुप होगा तो वो स्टेरिक इफेक्ट भी कोज करेगा। तो इन 3 इफेक्ट्स का नेट रिजल्ट डिटरमाइन करेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ किस अमीन की ज्यादा होगी और किस अमीन की कम होगी। अब एक्वस फेज में होता क्या है, ये जो अमीन्स है ना, अमीन्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कटायन बनाते हैं। अमोनियम कटायन, क्योंकि ये बेस है, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अमोनियम कटायन बन गया। अब जो बेसिसिटी है ना वो डिपेंड करेगी अमोनियम कटायन की स्टेबिलिटी पर। अगर अमोनियम कटायन ज्यादा स्टेबल है अमीन से, तब तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नहीं तो वीक बेस होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट हमें पता है एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। अगर मेरे पास प्राइमरी अमीन है RNH2, प्राइमरी अमीन क्या करेगा, एक एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर 2 एल्काइल ग्रुप होंगे R2NH होगा, उस केस में 2 एल्काइल ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। 3 एल्काइल ग्रुप है, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो ये जो हमने किया था पहले, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, प्लस आई इफेक्ट तो ये ऑर्डर दे रहा है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अब देखते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या ऑर्डर देती है। प्राइमरी अमीन था RNH2, इसने क्या किया, वाटर में से H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया। जब वाटर में से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा, RNH3, 2 हाइड्रोजन पहले प्रेजेंट है, तीसरा हाइड्रोजन और जुड़ गया, नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम कटायन। इस अमोनियम कटायन की मैं बात कर रही थी। अब ये कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, जितने हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन है तो 3 तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है,
ये तीनों हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हुई? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहीं पर अगर मेरे पास सेकेंडरी अमीन हो R2NH, ये सेकेंडरी अमीन है, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया। ये H पॉजिटिव कहां से आ रहा है? वाटर से। RNR, एक H पहले प्रेजेंट था, एक H और आ गया। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है? एक ये वाला, एक ये वाला, OH2 OH2। दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अब देखते हैं थर्ड टर्शरी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। R3N है, वाटर से एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, 3 R है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 R जुड़े हुए हैं। सिर्फ नाइट्रोजन ने एक H एक्सेप्ट किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो OH2 एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रही है कि जो प्राइमरी अमीन है ना उसकी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जो ये अमोनियम कटायन बना ये मोस्ट स्टेबल है, ये सबसे स्टेबल हुआ, मोस्ट स्टेबल। और जो टर्शरी वाला है उसमें तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी आ रहा है, जो कि प्लस आई इफेक्ट का बिल्कुल अपोजिट है। देखो प्लस आई में क्या था? टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो ये दो इफेक्ट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट डिटरमाइन करेगा सोल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम कटायन। सेकेंडरी के लिए तो दोनों इफेक्ट फेवरेबल है, दोनों में सेकेंडरी बीच में आ रहे हैं। चाहे प्लस आई इफेक्ट देख लो सेकेंडरी बीच में है, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो सेकेंडरी बीच में है। तो इन केस ऑफ स्मॉल एल्काइल ग्रुप लाइक CH3, अगर कोई ग्रुप है CH3 सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी, ये ऑर्डर बन जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा था प्राइमरी का ज्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाता है। ऑर्डर बन जाता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। किस केस में? अगर छोटा ग्रुप लगा हुआ है, एग्जांपल CH3, तो इन केस ऑफ मिथाइल अमीन्स ऑर्डर होगा CH3 ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3 NH2 ग्रेटर देन CH3 थ्राइस N। सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटर देन थर्ड ऑर्डर। अब एक इफेक्ट और रहता था स्टेरिक इफेक्ट, वो कहां पर दिखेगा? अगर एल्काइल ग्रुप बड़े हैं। अगर एल्काइल ग्रुप बड़े हैं ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में जो प्लस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाएगा, तो टर्शरी वाला पहले आ जाएगा। सेकेंडरी तो पहले रहना ही रहना है, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर इथाइल अमीन्स का ऑर्डर लिखूं CH3 CH2 ट्वाइस NH ग्रेटर देन CH3 CH2 थ्राइस N ग्रेटर देन CH3 CH2 NH2, ये प्राइमरी है। RNH2 सबसे कम, देन R3N, R3N जैसा पढ़ो टर्शरी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा सेकेंडरी वाला अमीन। ये ऑर्डर याद रखना। तो ये दो ऑर्डर आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं इन केस ऑफ मिथाइल अमीन। अगर मिथाइल अमीन है तो ऑर्डर है 2 देन 1 देन 3। और इन केस ऑफ इथाइल अमीन, इथाइल अमीन में जो ऑर्डर है वो आ जाता है 2 3 1। ये बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आपको अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी उसमें यूज होने वाला है, इसको लर्न कर लो बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एरोमेटिक अमीन को अगर हम अमोनिया और एलिफेटिक अमीन से कंपेयर करें तब एरोमेटिक अमीन लेस बेसिक है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है N के ऊपर प्रेजेंट वो ड्यू टू रेजोनेंस पूरी रिंग पर जाकर डीलोकलाइज हो जाता है, फैल जाता है, तो लेस अवेलेबल होगा प्रोटोनेशन के लिए। अगर लेस अवेलेबल होगा प्रोटोनेशन के लिए तो जो एरोमेटिक अमीन है वो लेस बेसिक होगा। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले तो रेजोनेंस दिखा देते हैं। रेजोनेंस दिखा दूं एनिलीन की, एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये एनिलीन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर नहीं रहता, वो रिंग के ऊपर जाकर डीलोकलाइज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे आया, ये जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले थे वो अगले कार्बन पर शिफ्ट कर गए। कैसे बनेगा? बेंजीन डबल बॉन्ड NH2, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उठकर यहाँ पर आ गए, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, बाकी ऐसे ही। अब ये इलेक्ट्रॉन अगली पोजीशन पर जाएंगे, अगले इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पर मूव कर जाएंगे। डबल बॉन्ड NH2 वैसे ही यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट करे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट करेंगे और जो बॉन्ड है वो नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे ही यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेंगे और जो ये बॉन्ड था वो नाइट्रोजन पर वापस, सिंगल बॉन्ड NH2, ये बॉन्ड इधर
इधर और इधर। तो इस तरीके से हमें कितने स्ट्रक्चर्स मिले? 1 से लेकर 5 तक। इन केस ऑफ रेजोनेंस शोन बाय एनिलीन हमें 5 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। अब देखते हैं एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन बना कैसे? सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। इसने क्या किया? बेस का काम करने, बेस एक्सेप्ट प्रोटोन, प्रोटोन ने एक्सेप्ट कर लिया, NH3 पॉजिटिव बन गया। अब चेक करते हैं रेजोनेंस इन केस ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन में इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो रोल कोई प्ले नहीं करेंगे रेजोनेंस में। सिर्फ क्या होगा? दोनों कैक्यूल स्ट्रक्चर बनेंगे। NH3 पॉजिटिव, ये बॉन्ड्स आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला अपनी जगह से उठ के अगली जगह पर, ये अगली पर, ये अगली पर। तो मेरे पास दूसरा कैक्यूल स्ट्रक्चर बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो मेरे पास सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स बने इन केस ऑफ एनिलीनियम आयन। क्योंकि एनिलीनियम आयन में कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। एनिलीनियम आयन की स्टेबिलिटी कम है तो एनिलीनियम आयन बनना ही नहीं चाहेगा, वो एनिलीन की फॉर्म में रहना चाहेगा। मतलब एनिलीन H पॉजिटिव एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस तो हो ही नहीं सकता। सो एरोमेटिक अमीन्स कम बेसिक होते हैं। अब ना अमोनिया में कोई इस तरह की रेजोनेंस है, ना एलिफेटिक अमीन्स में कोई इस तरह की रेजोनेंस है। क्यों नहीं है रेजोनेंस? क्योंकि इनमें ना बेंजीन रिंग है, ना डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फुली अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, अच्छे बेस की तरह काम करेंगे। बट एरोमेटिक अमीन में क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड हो गया, तो वो लेस अवेलेबल हो गया, वो प्रोटॉन इजिली एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। तो जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमीन्स। तो अगर मेरे पास अब एरोमेटिक अमीन में सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो, वो क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, वो अच्छे बेस की तरह काम करेंगे। बेस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है डोनेशन के लिए उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ध्यान रखना, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें फिर से यूज करेंगे। CH3 लगाओ, OCH3 लगाओ, ये बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। NO2, CN, COOH या X मतलब हेलाइड, हेलाइड ग्रुप लगाओ, तो वो क्या करते हैं? बेसिसिटी को कम कर देते हैं। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इन कंपाउंड्स को अरेंज करना है। सबसे पहले तो देखो, 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एक है जिसमें बेंजीन C6H5NH2 मतलब एनिलीन गिवन है, एक है NH3। तो हमें ये पता है जो एरोमेटिक अमीन है वो तो लेस बेसिक है। क्यों लेस बेसिक है? क्योंकि उसमें रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है ऑन द बेंजीन रिंग। तो ये वाले जो इथाइल ग्रुप वाले हैं वो ज्यादा बेसिक होंगे। अब इथाइल वाले में ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले तो आएगा 2 वाला, मींस डाई इथाइल अमीन। C2H5 ट्वाइस NH सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर इसके बाद टर्शरी तो है ही नहीं कोई हमारे पास कंपाउंड, तो प्राइमरी वाला आ जाएगा C2H5NH2। अब बचा क्या? अमोनिया और एनिलीन। अमोनिया में कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। बट इन केस ऑफ एनिलीन बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइजेशन की वजह से बेसिसिटी सबसे कम होगी। सो ये रहा फर्स्ट का आंसर। इस तरीके से हमने अरेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर से इथाइल ग्रुप है C2H5NH2, एक ये C2H5 ट्वाइस NH मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इथाइल अमीन है। एक है C6H5NH2 जिसमें NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है। यहाँ पर NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन के ऊपर CH2 और आगे NH2 लगा हुआ है। तो अरेंज करते हैं। आएंगे तो पहले इथाइल वाले, सेकेंडरी पहले आएगा C2H5 ट्वाइस NH, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, यही वाला जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पहले सेकेंडरी देन प्राइमरी देन। अब कौन सा ग्रुप आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डीलोकलाइज होगा नहीं। जब डीलोकलाइज नहीं होगा तो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट नंबर पर आएगा C6H5CH2NH2। अब कौन से 2 कंपाउंड्स बच गए? एक तो अमोनिया बच गया और एक एनिलीन बच गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अमोनिया की बेसिसिटी ज्यादा इन कंपैरिजन टू एनिलीन, वही रूल फॉलो होगा। तो ये रहा सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास इथाइल का प्राइमरी अमीन भी है, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन और C6H5NH2 एनिलीन है। एनिलीन की बेसिसिटी सबसे कम होगी। इथाइल वाले केस में 2-3-1 यही ऑर्डर फॉलो होगा। 2-3-1 कर लेते हैं ऑर्डर। C2H5 ट्वाइस
NH, फिर इसके बाद टर्शरी C2H5 थ्राइस N, फिर इसके बाद प्राइमरी C2H5NH2, देन C6H5NH2 एनिलीन आ गया। सो ये रहा आंसर। इजी है, 3 क्वेश्चन करे, तीनों में 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 यूज हुआ। ये आपको याद हो, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास मिथाइल ग्रुप है CH3NH2, CH3 ट्वाइस NH, CH3 थ्राइस N। मिथाइल के केस में ऑर्डर क्या था 2 1 3, ये ऑर्डर फॉलो होगा। फिर उसके बाद इन दो में कंपैरिजन करना है C6H5NH2 और C6H5CH2NH2, वही सेम जैसे पिछले में किया था। तो सबसे पहले मिथाइल को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा सेकेंडरी CH3 ट्वाइस NH, देन प्राइमरी CH3NH2, देन टर्शरी CH3 थ्राइस N। फिर इसके बाद क्या आएगा जिसमें NH2 डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं था, C6H5CH2NH2, देन एनिलीन C6H5NH2। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जहां पर हमारे पास एनिलीन के डेरिवेटिव्स गिवन है। एक तो एनिलीन ही है, एनिलीन का फॉर्मूला बेंजीन रिंग, उसके ऊपर NH2। सेकेंड इज पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन तो वैसे ही है, NH2 लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है मतलब NO2। देन पैरा टोलिडीन, इसमें क्या होगा बेंजीन तो वैसे ही होगा, NH2 इसके ऊपर लगा होगा CH3, पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा होगा। हमें पता है CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। CH3 क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा पैरा टोल्यूडीन, देन सिंपल एनिलीन, देन नाइट्रो वाले ने क्या करा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया, तो सबसे कम बेसिक होगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब इसी तरीके से जैसे आपने ऑर्डर अरेंज किए, केबी और पीकेबी को अरेंज भी कर सकते हो। मतलब केबी सबसे ज्यादा होगा पैराटोलिडीन का, देन एनिलीन का, देन पैरा नाइट्रो एनिलीन का, और पीकेबी में उल्टा हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक उसका पीकेबी सबसे कम होगा। तो इस तरीके से आप गिवन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। ध्यान रखना, डिक्रीजिंग पूछा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देना, इंक्रीजिंग पूछा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देना, ये गलती नहीं करनी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।